मैं इसलिए छोटा सा ब्रीफ आपको करना चाहूंगा, जिससे कि आप इस एजुकेशन पॉलिसी को परखने में और ज्यादा कामयाब हो सकोगे। तो हमने इस मूवमेंट को 21वीं शताब्दी के नीड के लिहाज से, बहुजन समाज के नीड के लिहाज से डिजाइन किया है, और 5 सब्जेक्ट हमने डिजाइन किए। पहला सब्जेक्ट है कल्चर ऑफ कास्ट या कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, जिसे हम कास्ट बोलते हैं। इस कास्ट को हम जानेंगे नहीं। सर आप अनम्यूट करिए, मैंने कमांड दे दी है, कमांड दे दी। आ रहे क्या? हाँ आ गए सर, आ अच्छा गए। ठीक है, वेलकम सर, आप आइएगा। नहीं वे बस अनम्यूट हो रहे हैं, बस वो अनम्यूट हो रहे हैं ना? हो गए सर। हाँ सर। यस सर। वेलकम सर, वेलकम सर। उनको बहुत बहुत सॉरी वेलकम फॉर सर। हाँ, आप नहीं कोई बात नहीं सर। ऑडियंस, हमारे सॉरी पार्टिसिपेंट फॉर बहुत इंतजार कर टेक्निकल रहे थे। प्रॉब्लम। कंटिन्यू फ्रॉम अवर 8 पॉइंट आपको डिस्क्लोज करना, डिस्कस करना है। साथियों, जो सवाल पूछा गया था कि इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुजनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को बहुजनों ने बिजनेस के रूप के हिसाब से सबसे पहले देखना चाहिए। जो अर्ली एजुकेशन चाइल्ड, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की, अर्ली केयर चाइल्ड एजुकेशन की जो बात करते हैं, उसको यूनिसेफ का डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने आपके पास भेजा है, उसको बिजनेस के रूप में देखना चाहिए। दूसरी चीज जो है इसमें, जैसे मैंने कहा कि हर वीक में अगर एक यूनिवर्सिटी निर्माण होती है, तो ऐसे 15 साल में, मतलब एक साल में 52, तो 15 साल में 800 यूनिवर्सिटीज का निर्माण करना इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तहत रिक्वायर्ड है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जीआर जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, 25 से 50 करना है, तो अगले 15 साल में 800 यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा बहुजन साथियों से और बहुजन समाज के अंदर जो इकोनॉमिकली सक्षम वर्ग है, उनसे मेरा यह अनुरोध रहेगा कि इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में मेरू, दैट मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का निर्माण करने की जो बात की गई है, तो हम लोग जो है, हमारे देश के अंदर 718 डिस्ट्रिक्ट है और 5650 जो है तालुकाज है। तो क्या पीबीएसपी के माध्यम से हम लोगों को से ये अनुरोध क्यों ना करें कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना करें। जो यूनिवर्सिटी जो है महान सम्राट अशोक की एजुकेशन फिलॉसफी से लेके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एजुकेशन फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करे। हम लोग आप लोगों को ये एश्योरेंस देते हैं कि हम लोग सिलेबस बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग करेंगे। हम लोग जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग करेंगे। सो मान के चलते हैं कि 718 डिस्ट्रिक्ट है, 718 डिस्ट्रिक्ट में से हम सिर्फ 5% को अगर हम टारगेट करते हैं, तो हमारा गोल जो है, इस देश के बहुजनों का गोल ये होना चाहिए कि अगले 15 वर्षों में या अगले आने वाले 10 सालों में कम से कम 5%, मतलब 35 यूनिवर्सिटी का मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का निर्माण हो। इस डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि बाल वाटिका, आश्रमशाला और आंगनवाड़ी का नई तरीके से निर्माण किया जाए। तो 5650 तालुका जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर हर एक तालुका में हम ये ड्रीम करते हैं, हम ये एम रखते हैं कि हर तालुका में बहुजन समाज की, जो सम्राट अशोक की शिक्षा को, बाबा साहब की शिक्षा को, महात्मा फुले जी की शिक्षा को, पेरियार की शिक्षा को, जो सोशल एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, हम दे पाएंगे। और इसी के लिए बहुजन समाज अगर प्रयास करता है, पे बैक टू सोसाइटी माध्यम से, अगर ये बहुजन समाज को प्रेरित करे, हम लोग प्रेरित करें, जो इकोनॉमिकली सक्षम है ऐसे लोगों को प्रेरित करें, तो मुझे लगता है आने वाले 15 सालों में, अगर 2000 के बाद
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो एटलीस्ट हमारी 35 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया में होनी चाहिए, और 5,650 जो तालुका जो है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें एटलीस्ट एक बाल वाटिका, आश्रमशाला और आंगनवाड़ी का एस्टेब्लिशमेंट होना। और ये बातें जो है समाज के जो सक्षम वर्ग है उनके तहत पहुंचाना, ये हम सब इंटेलेक्चुअल, हम सब सहयोगियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मुझे लगता है। इतना कह के मैं मेरा वक्तव्य यही सर समाप्त करता हूँ। मैं चाहूंगा सर, अनिल डोंगरे सर, हाँ 8 सर। पॉइंट जो हमारे हैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, तो 8 पॉइंट के तहत हम लोगों ने जो है सबसे पहले जो है एक इम्पोर्टेंट सजेशंस जो दिया है उसमें यूनिफॉर्म करिकुलर फ्रेमवर्क को बनाए। अब जब वो यूनिफॉर्म करिकुलर फ्रेमवर्क बनाने की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे वांट टू क्रिएट अ संस्कृत knowledge system, and it is a deadwood. That means if same thing the word of Bahujana will learn, the word of ruling class will also learn. So this will not going to happen. So what we did, हम लोगों ने क्या किया है कि इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के तहत सबसे पहला जो सजेशंस दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म करिकुलम फ्रेमवर्क इन द 5+3+3+ स्टेट इरिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल। अगर ये बात भी पीबीएसपी के माध्यम से हम सारे इंटेलेक्चुअल अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाए तो इस देश का एक माइंड जो है, जो रूलिंग क्लास बनेगा, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट उस मतलब डेवलप होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो पहला सजेशन हम लोगों ने दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म करिकुलर फ्रेमवर्क इन 5+3+3 स्टेज irrespective of public, government और प्राइवेट स्कूल। सो एक जो डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब एनसीपी FECCE के तहत जो फ्रेमवर्क बनेगा, वो फ्रेमवर्क अगर ये यूनिफॉर्म करिकुलर फ्रेमवर्क को बनाता है तो हमारी 90% जो लैकुनास है कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस का या सोशल एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम जो है, दैट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, फीलिंग एंड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, बिलीफ, सो एंड सो फोर्थ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन साथियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस देश का ये हुक्मरान जो है, रूलिंग क्लास जो है, यूनिफॉर्म करिकुलर फ्रेमवर्क नहीं इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक प्लेटफॉर्म पे यूनिफॉर्म करिकुलर फ्रेमवर्क का इंप्लीमेंट होने के लिए इस गवर्नमेंट को बाध्य करना चाहिए। दूसरी चीज हम लोगों ने ये कहा है कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम 25 से 30 डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट काउंसिल और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनने जा रहे हैं। जैसे कि परख है, दैट मीन्स परफॉर्मेंस अप्राइजल जो संस्था है, या फिर हायर एजुकेशन काउंसिल है। ऐसी 25 मतलब मैंने 17 कोट किए, हम लोगों ने 17 इंपॉर्टेंट डिफरेंट बॉडीज कोट किए हैं जो इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए लगती है। उन सभी में SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। और मेरा आप सभी जो हायर पोजीशंस में काम कर रहे हैं, जैसे IAS हो गया, IPS हो गए, जो डिसीजन मेकर के साथ काम करते हैं, उनका ये रोल है कि उन लोगों ने ये 17 की 17 जो डिफरेंट बॉडीज बनने जा रही है उसमें SC ST और OBC का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और वो रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो रिस्पॉन्सिव हो, जो सेंसिबल हो, जो सेंसिटिव हो और अपनी बातों को उसमें पुरजोर तरीके से रखे। अदरवाइज
it is like a representations of 131 MPs in the parliament, which is of no use. In fact, that representation, that reservation must have to be abolished. This is of my view at this point of juncture, as they are useless for creating social transformations for SC, ST and OBC और बहुजना class of this country. तीसरा जो हम लोगों ने सजेशंस दिया है, the rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought having touched to any religion. Now they want to create Sanskrit as a third compulsory language. And what they are going to give through Sanskrit? They are giving nothing but the dead wood of past, which is unscientific. And people do boast, हमने Yes. पुष्पक विमान का निर्माण किया है, लेकिन पुष्पक विमान से उतर के लोग जो है बैलगाड़ी पे जाते थे. ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, मतलब उस जमाने में पुष्पक विमान तो था, लेकिन वो पुष्पक विमान से उतर के बैलगाड़ी पे जाते थे. मतलब ना बाइक का इजाद हुआ था, ना स्कूटर का इजाद हुआ था, लेकिन पुष्पक विमान का इजाद हुआ था. ये चीजें हमारे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं साथियों. इसकी आप पुरजोर तरीके से, मतलब आप कमर कस लीजिए कि ये चीजें होने वाली है. अगर ये चीजें नहीं होना है, so one must have to PBSP and all the respected members who are attending this class, they must have to emphasize, they must have to enforce government that they should not associate anything which is come from religion to the national education curriculum framework. चौथी चीज हम लोगों ने दी है, सेंट्रल टीचिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड shall be structured for recruitment of teacher pan India in school. इस देश के अंदर आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर नकारा प्रोफेशन था तो वो टीचर का प्रोफेशन था. ऐसा उसको बनाया गया जानबूझ के, और टीचर की क्वालिटी को डिटोरिएट किया गया. ये नेट सेट आया है, ये नेट सेट की कोई आवश्यकता नहीं थी. ये नेट सेट के जगह अगर मैनेजमेंट को पढ़ाता है तो उसने भी एमएड करना चाहिए, लॉ को पढ़ाता है तो उसने भी मास्टर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए. इवन दोज हु आर टीचिंग टू एमबीबीएस, they must have passed qualify the pre-design qualification, that is master of education. लेकिन ये टीचर की क्वालिटी को डिटोरिएट करने के लिए बीएड और एमएड के शिक्षण को जो है जानबूझ के तोड़ा मरोड़ा गया. और आप पाइएगा कि टीचर की क्वालिटी इस देश के अंदर प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक जो है वो डिटोरिएट की है जानबूझ के. इस देश की इस देश में जो सरकारें आई है पिछले 70 सालों में, नॉट ओनली दिस बट द प्रीवियस गवर्नमेंट एज वेल. सो सेंट्रल ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड होना चाहिए और रिक्रूटिंग द टीचर फ्रॉम फ्रॉम स्कूल लेवल टू द हायर डिग्री लेवल. मैं तो ये कहता हूं कि जो सैलरी जो है हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मिलती है, उससे 1.5 गुना सैलरी जो है प्राइमरी टीचर जो पहली से लेके 7वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं उनको देना चाहिए. जर्मनी के अंदर आप एजुकेशन व्यवस्था को देखेंगे तो वहां का प्राइमरी टीचर इज मोर रिस्पेक्टेबल इवन द as comparable as the president of that country. और इस देश के अंदर तोड़ा गया है. ये तोड़ा इसलिए भी गया है क्योंकि रिजर्वेशंस पॉलिसीज के तहत जो है टीचरों को रिजर्वेशंस पॉलिसीज के तहत रिप्रेजेंटेशंस दिया गया था. ये बात इस देश के हुक्मरानों को हमेशा चुभते हुए आई है, आती रहेंगी. इसीलिए इट इज वेरी इम्परेटिव फॉर अस, और हम लोगों ने ये सजेशन दिया है कि यूपीएससी के तौर पे सेंट्रल टीचिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड का निर्माण किया जाए ताकि क्वालिटी टीचर्स को
फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन तक पहुंचाया जाए। कुछ साथियों का ये भी सजेशन आया था कि प्रोविजन शैल बी इनकॉर्पोरेटेड सो एज प्रोफेसर्स फैकल्टीज फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ट्रांसफर बिटवीन इंटरस्टेट, मतलब एक दूसरे यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर नहीं होता है। इसके इस दिस इज द लैकुना फॉर गेटिंग गुड एंड क्वालिटी टीचर्स। तो हम लोगों ने ये सजेशन दिया कि इंटर स्टेट की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसमें भी प्रोफेसर्स और फैकल्टीज का ट्रांसफर होना चाहिए। देन पंजाब पैटर्न के बेसिस पे मेरिटोरियस स्कूल का निर्माण किया जाए। नवोदया और नवोदय विद्यालय का जो कंसेप्ट था, जो पिछली गवर्नमेंट का था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। उसी के तौर पे मेरिटोरियस स्कूल जो है फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन एवरी तालुका मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट सो दैट पुअर्स ऑफ द बहुजना मस्ट गेट इन्वॉल्व इनटू मस्ट गेट एंटर इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। और सातवां जो बहुत अहम है, एजुकेशन पैटर्न शैल बी एज पर जॉन डुईज एजुकेशन फिलोसॉफी। हम लोगों ने इसको बैकडोर एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ जॉन डुई को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन जॉन डुई की फिलोसॉफी को अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो अल्टीमेटली महात्मा फुले जी की एजुकेशन फिलोसॉफी, बाबा साहब अम्बेडकर की एजुकेशन फिलोसॉफी इम्प्लीमेंट होती है। ये 8 पॉइंट जो है हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के तहत दिए हैं। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ये पॉइंट्स को आप एक्सटेंड करिए। इसमें हो सकता है कि टाइपोज हो, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। यहाँ मौजूद क्लास 3 से क्लास 1 तक का सारे जो पार्टिसिपेंट हुए, दे आर इंटेलेक्चुअली वेरी 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 सक्षम हैं, और वो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, इसको वो सजेशंस दे सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में इस डॉक्यूमेंट को और अच्छा बनाया जाए और अच्छे सजेशन जो है हम गवर्नमेंट को कंपेल करें। क्योंकि हर एक एक्शन जो होता है क्यूमुलेटिव एक्शंस होता है, और जब क्यूमुलेटिव एक्शंस होता है, बाबा साहब की एक्शन आइडियोलॉजी क्यूमुलेटिव एक्शन आइडियोलॉजी है। हर एक एक्शन जो है आने वाले एक्शंस को एक्सट्रापोलेट करता है, पावरफुल बनाता है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू Sakario, we are taking 10 minutes. Anybody desire to ask any type of the question for this national education policy? 10 minutes we are given. 2 or 3 people, 4 people come forward and ask the question. मैं सर अनम्यूट ऑप्शन कर देता हूं सभी लोगों को। Yes, सबको, हाँ, yes. Only 10 minutes. जो साथी कोई भी क्वेश्चन करना चाहें इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड, तो मैंने अनम्यूट ऑप्शन कर दिया, वो सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रोफेसर अनिल डोंगरे सर हैं हमारे बीच में हैं, तो वो उसको रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो कोई भी साथी इसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं सर। जी मोहन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, प्रोफेसर अनिल डोंगरे जी ने अच्छा लेक्चर डिलीवर किया। इसमें जो थोड़ा सा प्रोफेसर साहब ने जोर दिया है कि बहुजन भी अपने इंस्टीट्यूट्स खोलें, है तो बड़ा तगड़ा आइडिया है, पर उसमें देखना कि चलो कितना कुछ एक आइडिया तो आया ही है कि कर सकता है, कोई स्कूल है या स्कूल भी खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज तो बड़ा काम है, चलो वो भी बड़ी पार्टी, कोई बड़ा पैसे का काम तो है ही। तो मतलब ये है कि जैसे डोंगरे साहब ने ये भी कहा कि थोड़ा सा हम लोग जो बिजनेस, जो जैसे वो कार्डबोर्ड वाली बात आई, पेंसिल रेजर, इसका मतलब क्या उसमें जाने का मतलब वो है कि वो ये सोच रहे हैं कि होना तो वही है, हम भी बिजनेस में रहें। तो ये थोड़ा सा ये लगता है कि हम लोग शायद क्या उसको पॉलिसी को मान रहे हैं काफी हद तक। ये ऐसा लगता है। नहीं, ये पॉलिसी अगर 2000, इसका उत्तर ये है कि 2024 में गवर्नमेंट आती है मेजॉरिटी में,
तो ये पॉलिसी टोटो इम्प्लीमेंट होगी, और जब टोटो इम्प्लीमेंट होगी तो इसका सेप्रोनाइजेशन जो है इसको हम लोग रोक नहीं सकते। तो फिर सर इसके लिए फिर हमें, हमारे पास टूल्स क्या है? जाना ही पड़ेगा इधर उधर। तो ये टूल्स जो है फिर इनके अस्त्र इनके ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये टूल्स जो है, मतलब इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। हमारा जो मतलब अगर हम नहीं सोचते पेंसिल बनाने का, फॉर एग्जांपल पेंसिल, आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल जो है वो कंपलसरी किया गया है 2 साल से लेके 3 साल से लेके 6 ईयर तक। या पेंसिल शार्पनर है, आप देखिएगा कि ये रिलीजियस सैक्रामेंट को कैसे चिल्ड्रन के दिमाग के अंदर इम्बाइब करते हैं। आप सॉफ्ट इरेजर को देखिए, उसमें देवी देवताओं को आपको पिक्चर मिल जाएगा। आपको ए फॉर एप्पल नहीं दिखता है, ए फॉर अंबेडकर नहीं दिखता है उसके ऊपर, लेकिन ए, आप देखिएगा कि ए फॉर मतलब आप सोचिएगा कि ए फॉर क्या होता है, वो उस शार्पनर पे होता है। सेफ्टी सीजर्स है, प्लेन एंड व्हाइट पेपर रोल है। तो ये कौन बनाते हैं आप देखिएगा, ये कौन बनाते हैं? ये सोची समझी चाल के तहत, मतलब उसमें क्या फोटो आएगा, उसका शेप कैसे होगा, ये सारा का सारा माइन्यूट स्टडी जो है ये आज से नहीं पिछले 2000 सालों से होता आ रहा है, और बहुजन समाज ये सोचने में फेल हुआ है। तो अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो हमें उनके शस्त्रों का इस्तेमाल उनके ऊपर करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अदरवाइज अनसाइंटिफिक एटीट्यूड हमारे बहुजन जनरेशंस में निर्माण होगा ही होगा। बिल्कुल। आप लोग अभी से जान लीजिए कि हमारे जो बच्चे आएंगे उन 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 बच्चों को ये सिखाना है कि भाई 3 साल तक मैंने क्या गलती की कि मेरे बच्चों को 3 साल के बाद मोबाइल और टेलीविजन उसके सामने परोसी। लेकिन हमें ऐसा कल्चर निर्माण करना पड़ेगा हमारे आने वाले जनरेशन को कि 6 साल तक उसको टेलीविजन दिखाना है। जस्ट लेट्स हैव नेचुरल लर्निंग, लेट्स हैव डेवलप द नेचुरल एबिलिटीज इन आवर ऑफस्प्रिंग। आप देखिएगा, बिल्कुल आप देखिएगा कि बहुजनों का बच्चा जो है टेलीविजन में ज्यादा एडिक्ट हुआ है। आप मतलब ये स्टडी है कि और वो कंटेंट क्या दिया जाए, वो चॉइस क्या, फ्रीडम ऑफ चॉइस, उसको देखने की फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। वो क्या देखेगा? अनसाइंटिफिक ही देखेगा। वो क्या देखेगा? वो रिचुअल्स ही देखेगा। और ये चीजें जो आप किसी ने रैटेटुला नाम का मूवी देखा है? डिज्नी का मूवी है रैटेटुला। एक चूहा जो है मतलब सेब का काम करता है। इस तरह की क्रिएटिविटी जो है बच्चों को हमारे यहाँ नहीं होगी, इसमें नहीं होगा। राइट। ये हमको ये फ्रेमवर्क आम्बेडकराइट एक्शन आइडियोलॉजी का, पीबीएसपी का उद्देश्य ये है कि हमारी पैरेलल जो है ऐसी व्यवस्था को, सिस्टम को निर्माण किया जाए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली नस्ल जो है सक्षम हो। राइट, थैंक यू वेरी। नेक्स्ट कम फॉरवर्ड। हेलो हेलो हेलो, यस कम फॉरवर्ड। जी वर्मा जी बोलिए। हेलो वर्मा जी। हेलो, हाँ वर्मा जी बोलिए, आवाज आ रही है। जैसे हमने स्कूल स्टेज तक जो यूनिफॉर्म करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की है, उस तरह से जैसे हायर एजुकेशन में फी स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क सेम नहीं हो सकता यूनिफॉर्म। जैसे कि हमारे किसान भाई जो लड़ रहे हैं कि एमएसपी होना चाहिए, क्योंकि जब फीस एक तरफ हम ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं बराबर, तो जब वो अपना फीस अपने हिसाब से रखेंगे तो जो मान लीजिए हमारे बच्चे सक्षम भी हैं
लेकिन उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो कैसे पढ़े? तो इसके भी ऊपर कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। दिया है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एजुकेशन को सेंट्रल लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों किया गया, इसके ऊपर हम लोग सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। वो इसीलिए किया गया कि बहुजन का बच्चा जो है शिक्षा से, अच्छी शिक्षा से महरूम है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से होता है कि एजुकेशन जो है सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। अगर 6% जीडीपी का स्पेंड होता है इस देश के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर किसी को फीस पे करने की जरूरत पड़ेगी। आप देखिएगा कि मेरे डिपार्टमेंट में 120 बच्चे हर साल आते हैं, जिसमें SC, ST, OBC, NT, DT, VG, राजपूत, वैश्य और जो इलाइट क्लास है ब्राह्मण भी आता है। तो मैं सबको क्या करता हूँ, इवन ब्राह्मण समाज के बच्चों को अभी छत्रपति शाहू महाराज की स्कॉलरशिप मिलती है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो 120 से 120 बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो। तो ये सर, ये देश का हुक्मरान 15% लोग जो बहुजनों के बच्चों को पढ़ने ही नहीं देना चाहता, क्वालिटी एजुकेशन लेने नहीं देना चाहता है, तो अगर 6% स्पेंड करती है कोई भी गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट, तो ये फीस का मसला भी जो है हल होता जाएगा। नेक्स्ट कम फॉरवर्ड। नेक्स्ट जयदीप सेक्रेटरी जी कंदर, अच्छा बोलिए रमेश चंद्रा जी हैं? हाँ सर। हाँ जी बताइए 1 मिनट ओनली। यस, रेज द क्वेश्चन। मेरा सर इसमें हायर एजुकेशन में PPP मोड डाला था, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के केसेस में हम इसको एक कॉर्पोरेशन के माध्यम से ला सकते हैं ऊपर। उसमें जो अपना बहुजन समाज है, क्योंकि पब्लिक है और प्राइवेट है, दोनों का कॉम्बिनेशन हायर एजुकेशन में इन्होंने ऑप्शन दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो वो चीज एक सजेशन का है। ठीक है, कर सकते हैं। वी विल डिस्कस नेक्स्ट। हेलो, यस कम फॉरवर्ड, हरी अप। हेलो भगवान सिंह बोलिए। हाँ सर, ये क्या है, नवीन नवोदय, ये 131 लोगों का सर ने अभी व्याख्यान किया है कि 131 लोग पार्लियामेंट में कठपुतली बन के बैठे हुए हैं, और IAS एलाइड क्लासेस के जो लोग हैं वो भी अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते हैं जो पॉलिसी निर्धारण में। तो इस तरह से अगर उन्होंने खास करके ये बिजनेस फोकस दिया है, तो बिजनेस में जैसे हम बाबा साहब का A फॉर अम्बेडकर, F फॉर साहू जी महाराज और उसके उधर से करते हैं, तो क्या मार्केट तो उनके होल्ड में है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे? ये हम इसकी योजना बनाएंगे आपको, जब हम प्रैक्टिकल जाएंगे ना तब हम इस चीज को लेंगे। नेक्स्ट। हेलो, एनीबॉडी कम फॉरवर्ड। जी यस बोलिए भारत जी। हेलो, यस कंदरिया जी। ECC की जवाबदारी इन लोग ने आंगनवाड़ी टीचरों को जी गुजरात के अंदर, और अभी आंगनवाड़ी टीचर क्वालिफाइड नहीं ये सब चीजों के लिए, इनको पूरा ट्रेनिंग नहीं है। और ये जो आंगनवाड़ी जो गरीब बच्चों, दलित है, बहुजनों के बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी है, अभी एक डेटा और भी गुजरात का बता रहा है कि सूरत का, कि 2018 में माल नरेश बच्चे 1,500 थे, अभी 4,500 सूरत के अंदर। तो ये परिस्थिति हमारी एजुकेशन की है, तो इसके अंदर हम लोग ने क्या करना चाहिए? हम डिस्कस करेंगे इसको, बताते हैं, डिस्कस करेंगे इसको, बताएंगे। वीरेंद्र कुमार जी IAS ऑफिसर, आप कुछ पूछना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? कम फॉरवर्ड। सर जय भीम। आपको पूछ रहा मैं जटावले जी। जय भीम सर। जय भीम। बोलिए। हाँ, प्रोफेसर अनिल डोंगरे जी का हरदम बहुत ही एजुकेशनल ये एक तरह से लेक्चर होता है, और उसमें काफी कुछ होता है, तो इस बात को हमें ढूंढने की आवश्यकता है। मेरा एक क्वेश्चन ये था
कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 में प्रोविजन है कि जो क्लास अमॉन्ग्स द बहुजन्स, जो क्लास एक तरह से अपना विकास नहीं कर सका है, जैसे हम लोगों ने 2004 में आंदोलन किया था डिप्रेस क्लास के लिए, जो सफाई कामगार हैं उनको एक आयोग बनवाया, लेकिन उसका भी कोई ज्यादा फायदा हो नहीं सका इस समाज के लिए। तो एजुकेशन में अमंग द SC ST OBC में इस तरह का हम लोग कोई प्रोविजन करने के लिए गवर्नमेंट को बाध्य कर सकते हैं कि इसमें जो सबसे कमजोर वीकर सेक्शन है इसके लिए कोई एक अच्छा उसमें आर्टिकल पॉलिसी में, नेशनल पॉलिसी में समाविष्ट किया जाए, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? ये गवर्नमेंट दूसरा चटोली जी, इस विषय में इस पॉलिसी में हमने इंक्लूड किया है SC ST OBC माइनॉरिटी को, हमने इंक्लूड किया उन्हीं के लिए। तो ये पॉलिसी के बारे में हमने क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट से, जो हमने सजेशन दिया है ना, वो उसको हमने एलोबरेट नहीं किया है, पर लेकिन उसमें सारी SC ST में जो हम लोग हैं बिल्कुल मोस्ट वीकर को इंक्लूड किया भाई। चटोले साहब, मोस्ट वीकर से भी हम ध्यान में रखे हैं, पर लेकिन ये पॉलिसी के अंदर हमने लिया है, इसको सब्जेक्ट में लिया है सर, लिया है। स्पेशली उसमें कोई ऐसा नहीं सिर्फ SC ST में स्पेशली नहीं, उस पर चर्चा के अंदर भी मोस्ट डिप्रेस्ड सेक्शन, मोस्ट अनटचेबल्स ऑफ द अनटचेबल्स वी हैव कंसीडर जी, अनटचेबल्स ऑफ द अनटचेबल्स वी हैव कंसीडर जी। सर वीरेंद्र कुमार जी कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई NEP के बारे में, और NEP के बारे में ही नहीं बल्कि हमारा जो पूरा जो आज के तारीख में स्थिति है उसके पीछे क्या कारण है और उसका ये NEP उस पर किस तरह से प्रभाव डालने वाली है जी। लेकिन सर मैं एक तो अपना अनुभव कहना चाहूंगा। मैं एक्चुअली पहली बार सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में शामिल हूँ, तो हो सकता है आप लोगों ने ये पहले डिस्कस भी की हो ये सब चीजें, पर जो मेरे दिमाग में सडनली आई हैं और जिन्हें मैं शेयर करना चाहता हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं है, जस्ट माय फीलिंग, शेयरिंग ऑफ माय फीलिंग। एक तो जो जब जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा था, डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर अपने परम पूजनीय डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षित बने, संगठित बने, संघर्ष करें, तो जो इसकी सबसे पहली सीढ़ी है शिक्षित बने, वहीं हम लोग अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक हमको अब तक पहुंच जाना चाहिए था। शिक्षित से आशय मात्र डिग्री लेने का नहीं है, जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, और जैसा आपने भी कहा अभी अपने जो आपने पूरा डिस्कशन किया कि शिक्षित का मतलब हम लोग लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे, वो शिक्षा से मतलब है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। और अब हम समस्या तो हम सभी जानते हैं, सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, सवाल पैदा होता है उसका दूर कैसे करें। तो उसमें मेरे दिमाग में जो फीलिंग आती है कि उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने बच्चों को, हमारा जो बड़ा वर्ग है, अच्छी शिक्षा इसलिए नहीं दे पाता, दो वजह से। सबसे पहला रीजन कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, दूसरा रीजन वो शिक्षा के महत्व को अभी तक पहचान नहीं पा रहा है जी। आर्थिक रूप से सबल होने के लिए ये आवश्यक है, सबसे जो स्टार्टिंग सीढ़ी है, जो मेरे दिमाग में आती है बात कि हमारे वर्ग के अधिकतर लोग अब भी परिवार नियोजन का ठीक से पालन नहीं करते। हम जो यहाँ लोग बैठे हैं उनको भूल जाए, क्योंकि हम सब लोग तो थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग वाले, तभी तो यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी तो बात अलग है। लेकिन जो हमारा जो मेजॉरिटी है हमारे वर्ग की, वो अभी भी परिवार नियोजन की तरफ को ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहा, उसका आर्थिक स्तर वो नहीं हो पा रहा जो अदरवाइज हो सकता है। तो सरकारी नीति कुछ भी हो, हमको जहां भी हमारा संभव हो, जहां भी हमारा व्यक्तिगत, जहां भी हमारा संपर्क हो, जितने भी लोगों से हो, तो कम से कम हम उन लोगों तक ये बात अवश्य कहें, ये बात एम्फेसिस करें कि भाई देखिए, बिना परिवार नियोजन के जब तक आप परिवार को सीमित नहीं रखेंगे, हम अपनी आर्थिक उन्नति नहीं कर पाएंगे, और आर्थिक उन्नति नहीं होगी तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे नहीं पाएंगे।
दूसरी चीज, तमाम चीजें हैं, बट मैं मात्र 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। दूसरी चीज, हम अब भी आज भी दूर सौ की 15% लोगों की जो हम पर शासन करते हैं उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत प्रभावित रहते हैं। आप किसी तथाकथित ऊंची जात वाले से पूछे तो कहेगा मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। हम आपस में बात करते हैं, साहब मैं चमार हूँ, मैं स्वीपर हूँ, मैं कोहली हूँ, मैं ओबीसी हूँ। तो डिवाइड एंड रूल के लिए हम अंग्रेजों को तो कहते हैं, लेकिन उससे बड़े जो दोषी हैं डिवाइड एंड रूल के, वे हमारी तथाकथित ये कुछ वर्ण के लोग हैं, और उसमें भी सबसे ऊपर जो वर्ण है वो सबसे ज्यादा इसका। उसने तमाम बाकी जातियों तक में भी, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे, और हम तो हैं के सब में डिवाइड एंड रूल का उन्होंने फॉर्मूला अपना रखा है, और हम सबसे ज्यादा उससे ग्रसित रहते हैं। तो बस मेरा जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा था, बस 2 ही बातें कहना चाह रहा था इस अवसर पर। एक तो हम आर्थिक संपन्नता के लिए रिलेटिवली जो भी हम बेटर कर सकते हैं, परिवार नियोजन पालन करने के लिए अपने जो भी हमारे संपर्क पाते हैं उनसे बताए, उनको आग्रह करें, और दूसरे हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से बचने के लिए जितने भी प्रयास कर सकते हैं वो करना चाहिए। थैंक यू सर। मेरा साहब, थैंक यू सर। Anybody come forward? Anyone come forward? Anyone Only एक others? आदमी और forward. कोई साथी कुछ पूछना चाहेंगे? सर थोड़ा सा बात करूंगा। बोलिए। हाँ बोलिए यादराम जी। हाँ सर, डोंगरे साहब का आज मैंने जो वक्तव्य जो सुना, आज उन्होंने जो बताया, उसी के समर्थन में उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि नई एजुकेशन पॉलिसी में आने के लिए, या पुरानी भी जो एजुकेशन व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था में हम लोगों का बहुत क्रिएटिव रोल, आवर ओन इंस्टीट्यूशंस, क्रिएशन ऑफ द आवर ओन इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन। कम से कम आज की टाइम में हम करीब करीब हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में उतने संपन्न लोग हैं, और इस पीबीएसपी का जो माध्यम है, इससे हम लोग जुड़ करके अपनी कुछ एजुकेशन सोसाइटी बना के उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, और कुछ क्रिएटिव काम अपनी ओर से अपने समाज के लिए, और वो सही कहीं हम लोगों को एक अच्छा रास्ता देगा, और हमें एजुकेशन में हमारे बच्चों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हम जो कहना चाहते हैं, या हमारा जो विजन, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम जो कहते हैं कि भाई ओल्डर से यंगर जनरेशन को जो देने की व्यवस्था बनेगी, उसका भी एक माध्यम हमको बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम लोगों को जितने भी पीपीएसपी के जो लोग हैं, हर तालुकात में अपना कम से कम 100 आदमी है, 50 आदमी है, वो सब लोग मिलकर के एक अच्छी सोसाइटी बनाएं, एजुकेशन सोसाइटी बनाएं, अच्छे करिकुलम करें, और पीबीएसपी का जो हमारा सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, या जो भी लोग हैं, वो हम लोगों को करें, वो हम लोगों को प्रॉपर गाइड करें, सपोर्ट करें। तो ऐसा क्रिएटिव रोल की बहुत आवश्यकता है, जो कि अब तक हम लोगों का लैकिंग है। अब समाज हमारा थोड़ा संपन्न भी है, और कुछ हम लोग करना भी चाहते हैं। तो ये एक हमारी एजुकेशन, जो हमारे 5 जो हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, उस चैप्टर का भी एक क्रिएटिव भाग हो सकता है। वो मेरा एक बहुत बड़ी इच्छा है। ऐसा मैं एक उनकी बात को समर्थन करते हुए, और मैं अपना ये करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा किया। थैंक यू यादराम जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस जी। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? कम फॉरवर्ड सर। अभी हो गया जी, ओके सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल डू आफ्टर माय अमर सिंह जी विल स्पीक। सहकारियों, अभी आपने प्रोफेसर अनिल डोंगरे से काफी विस्तृत लेक्चर सुना, 10-15 मिनट का व्यवधान आया, फिर भी आप लोग यहाँ पे रुके रहे। इस समय भी 71 लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग हम पहुंच गए थे, आए गए, फिर भी आज काफी तादाद में आप लोग यहाँ पर रुके हैं और चिंतनशील होकर बैठे हैं। चिंतक तो हैं पर चिंतनशील होकर ही बैठे हैं। और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, एक्सपेक्टेशन भी पे बैक टू सोसाइटी से आप लोगों की है। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, पर लेकिन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आभास रहना चाहिए। सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे बैक टू सोसाइटी हर एक एक्टिविस्ट से, हर एक ट्रेनर से अपेक्षा करती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करे, पे बैक टू सोसाइटी करे। टैलेंट की सबसे बड़ी, टैलेंट और टाइम की हमें सबसे बड़ी ज्यादा जरूरत है। हम फाइनेंस की दुय्यम दर्जे को मानते हैं, और पहला हम टैलेंट और टाइम देने की बात, और जिसमें आपका हुनर हमें मिले, आपकी स्किल हमें मिले। और इस आधार पर आज एजुकेशन पॉलिसी को हमने डिस्कस किया, और इसमें कुछ जो सजेशन आज बहुत ही खुले मन से
प्रोफेसर अनिल डोंगरे ने दिया, हमने कंसिडर किए। और जितने भी हमारे ऑपरेशन है, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि इसमें 2 IFS ऑफिसर बोले, 1 IS बोले, 2 इंजीनियर्स बोले, 1 एडवोकेट बोले, इन्होंने क्वेश्चन रेज। इससे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मल्टी टैलेंट यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बहुत नम्रता से कहना चाहूंगा कि जितने हमारे ऑपरेशन है, डॉक्टर्स का माइंड ऑपरेशन, इंजीनियर्स ऑपरेशन, जस्टिस ऑपरेशन, एकेडमिया ऑपरेशन और एडमिन ऑपरेशन और ट्रेनिंग ऑपरेशन, इन सभी साथियों से है कि आप अपने अपने जगह आज की चर्चा को वहां पे रिव्यू करें अपने में, और व्हाट यू कैन डू उस पर थिंक करके कुछ निष्कर्ष निकालें। क्योंकि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का काम नहीं है। हम तो पूरा इस देश में एक इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करना चाहते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास। एनी हाउ, फिर भी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से हम क्या इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, हमें 2-3 सजेशन जो है कि आश्रमशाला और बाल वाटिकाएं, ये इसमें हम कुछ हद तक कुछ इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग बनाएंगे। और ग्रास रूट पर हमारे पास बड़े पैमाने पर ग्रास रूट के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर हैं, ये हमारे लिए, और वो रिटायर हैं, ये हम इनको अगर अपनी यूटिलिटी बने तो इस चीज को हम संभाल सकते हैं। दूसरा, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण डायनामिक सजेशन दिया है, और वो था रिसर्च एंड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, और कम से कम 5 तो यूनिवर्सिटी हम साल क्रिएट करें तो कम से कम हम 25 यूनिवर्सिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। इस पर मैं हमारे टॉप इंटेलेक्चुअल्स हैं जो IAS, IPS, IRS वगैरह हैं, इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने बीच में इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एकेडमिशियन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमें इसके बारे में सजेशन देके आप लोगों का कैसा ग्रुप बन सकता है कि आप यूनिवर्सिटी का क्रिएशन कर सकते हैं। फाइनेंस किस प्रकार से हमारे लोग मेंटली तैयार हो सकेंगे। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिसके पास जो रिसोर्स हो, टैलेंट का, फाइनेंस का, आज एक पवित्र कार है। आप कम फॉरवर्ड, अपने बिगड़े हुए समाज की बिगड़ी बना लीजिए। हम अपने समाज की बिगड़ी, अपने आने वाली जनरेशन की बिगड़ी बना लीजिए। यही आपका पवित्र कार्य है, और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम स्टैंड फॉर दिस कॉज। वी रिक्वेस्ट टू इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस। हम कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, आज तो दावा नहीं कर पाएंगे, लेकिन संकल्प लेकर चलने से और आप संकल्प के साथ जुड़ने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम वो तो 15% है, अरे उसके मुकाबले में हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट रिटायर होकर आ गया। बाबा साहब के समय में नहीं था, कांशीराम जी के समय में भी इतना बड़ा टैलेंट नहीं था, और रिटायर होकर आया, और सर्विस में वो है, वो अलग। हम इसको ऑर्गेनाइज कर ले जाएं, और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का नाम ही है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। इसका जुड़ने का मतलब यह है कि आप लोग पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के साथ पे बैक करने के लिए तैयार हो। टैलेंट है, टाइम है, स्किल है और फाइनेंस है, धीरे आप आइएगा और अपनी प्लानिंग बनाकर उसे एग्जीक्यूट कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरी प्लानिंग करो या पीबीएस, आप लोग ग्रुप में आइएगा उस ऑपरेशन में, और प्लानिंग बनाकर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कम फॉरवर्ड। इतनी सालों के साथ ओवर टू अमर सिंह टू गिव द एक्सटेंड द बोट और ओवर टू अमर सिंह चौहान। सर अनम्यूट करिए, अमर सिंह जी अनम्यूट करिए अपनी। यस सर, थैंक यू सर। ओके सहकारियों, आज का एक नई शिक्षा पॉलिसी के ऊपर डॉक्टर अनिल डोंगरे जी सर ने जो बातें हमारे अपने सामने रखी है, जिसमें संपूर्ण देश भर के विभिन्न राज्यों के बहुत ही बुद्धिजीवी, सोच विचार करने वाले सक्षम नागरिक आज इस लेक्चर में सहभागी हुए। इसलिए प्रोफेसर अनिल डोंगरे के साथ आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और खास करके पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम जो महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग जलगांव एंड प्रोफेसर जॉन डीवे स्कूल ऑफ थिंकिंग की और से भी, और हमारे जो अगवा है PR अंबेडकर सर, उनके नेतृत्व में आज हमने जो चर्चाएं की है, और जो 2300 साल पहले शिक्षा नीति के माध्यम से संभव हुआ वो आज क्यों नहीं हो रहा है, यह सोचने के लिए
आप और हम हमारे देश के सभी नागरिकों को मजबूर करेंगे, उन्हें बाध्य करेंगे और एक नया सिटीजन, एक डिजायरेबल सोसाइटी के माध्यम से एक सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस देश में निर्माण हो। ऐसी पॉलिसी जिसमें समान शिक्षा, समान सुविधा और समान संधि सबको मिले, ऐसे पॉलिसी के निर्माण के लिए आप सभी एक साथ मिलकर आगे कार्य करें। और आप इसी तरह पीबीएसपी के जो रोजाना 7 से 8:30 बजे होने वाले सेमिनार में भी आप हर रोज आइएगा, जुड़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। और इस पे बैक टू सोसाइटी का यह जो प्रोग्राम है, ये देश के कोने कोने में पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका अदा करे। यही कहते हुए मैं आप सभी को और खास करके प्रोफेसर अनिल डोंगरे सर जी को धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को भी। ओके, नार सिंह जी।